लाइंस स्ट्रेट जा रही थी, पर जब अटेंचुएशन के बाद परसेप्चुअल चैनल तक लाइन आई तो लाइंस देखो कुछ बड़ी हैं और फिर धीमे धीमे छोटी होती जा रही हैं। यानी जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, रिस्पॉन्स सिर्फ उसी चीज का होगा, बाकी चीजें आपके आगे तक प्रोसेस ही नहीं होंगी। सो ट्रीसमेंट का है जिन सेंसरी सिग्नल्स को आपने अटेंड नहीं किया या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो चीजें आगे तक गई ही नहीं, वो चीजें आगे तक प्रोसेस ही नहीं हुई, उस चीज को ट्रीसमेंट ने अटेंचुएशन टर्म दिया है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके मैम। एनीथिंग एल्स बेटा? किसी को और कोई चीज में प्रॉब्लम है? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को अटेंशन चीजें समझ में आ गई हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू कंसिडर इज द मेमोरी टॉपिक। मेमोरी आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ रखा है और बहुत कॉन्सेप्ट्स बीए से ही ऑलमोस्ट मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स हमारे टर्म्स में आने लगे हैं। सो आई विल जस्ट टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दैट। आप लोग को जहां पे जो भी चीजें समझ में ना आए वहां पे पूछते रहिएगा। मेमोरी के टर्म्स में बात करें तो मेमोरी के 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है एनकोडिंग, यानी आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन कैसे एंटर हुई और कैसे वो रिटेन होगी। स्टोरेज, रिटेन करेंगे उस इंफॉर्मेशन को ताकि वो लेटर टाइम के लिए यूज हो पाए, स्टोर कर लिया दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेमोरी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इंफॉर्मेशन एनकोड हो रही है और उस इंफॉर्मेशन को आप आगे कैसे यूज कर पाएंगे, वो स्टोरेज के फॉर्म में हो रहा है। आपके दिमाग में वो चीजें स्टोर होती जा रही हैं इफ इट इज इंपॉर्टेंट। आपके लिए अगर वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो धीमे धीमे स्टोर होती जा रही हैं। कई बार होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो पढ़ी थी पर मुझे याद नहीं है, पर उसके बाद भी वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दिमाग में स्टोर्ड है। It is stored in our memory part. And the last one is retrieval. Whenever we require that information needs to come out, तब वो रिकवर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, और हम कॉन्शियसली अवेयर हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम अपनी मेमोरी से बाहर निकाल रहे हैं। 3 प्रोसेसेस की बात करी गई है। एनकोडिंग प्रोसेस, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हमको चीजें मिल रही हैं वो दिमाग में कैसे एनकोड हो रही हैं, फिर उनका स्टोरेज कहाँ पे और किस तरीके से हो रहा है, कैसे स्टोर हो रही है वो मेमोरीज, और बाद में कैसे रिट्रीव करी जाएंगी, कैसे रिकवर करी जाएंगी वो इंफॉर्मेशंस इन टर्म्स ऑफ डूइंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स। तो मेमोरी के जो प्रोसेसेस हैं उनके 3 पार्ट्स हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। दिस वाज द मेमोरी प्रोसेसेस जो यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी। 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरीज जो फंक्शन, कैपेसिटी और ड्यूरेशन के टर्म्स में डिफरेंट बताई गई हैं। पहला है सेंसरी इनपुट हुआ, जो भी चीज मिल रही है, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टिमुलस दिखाया आपको, दैट इज अ सेंसरी इनपुट, दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू गो इनटू अवर सेंसरी मेमोरी। अभी हम सेंसरी मेमोरी के ड्यूरेशन और उसकी बात डिटेल में करते हैं। सेंसरी मेमोरी को अगर अटेंशन पे करी गई है तो वो हमारे वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट हो जाता है। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट कैसे हो गया, जब हम उस चीज को रिहर्स कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन जब एनकोड हो गई हमारे इंफॉर्मेशन में तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो जाएगी, और जब हमें जरूरत होगी तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। डायग्राम में देखो एक एरो जा रहा है एनकोडिंग की तरफ, दैट इज जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुई है इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी रिट्रीव्ड, उसको हम वापस ला सकते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जबरदस्ती नहीं रहेगी। अभी इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, जानते हो, खाना बनाना भी आता होगा, अटेंशन की थ्योरीज भी पढ़ी हैं, शाम को कोई आने वाला भी होगा घर में, इतनी सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें एक साथ ब्लॉट ऑफ माइंड में नहीं रहती, वरना तो माइंड नहीं वर्क कर पाएगा। पर whenever required you can retain those things, retrieve कर सकते हो वो things whenever required, as and whenever required आप उस चीज को रिट्रीव कर सकते हो। तो पहले जो भी इनपुट है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में गया, अगर उसे अटेंशन पे किया गया दैट गोज इनटू अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेंटेनेंस और रिहर्सल से दैट पार्ट गोज इनटू अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकोड हो जाता है, एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड
वी कैन रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को हम वापस ला सकते हैं। पहली चीज जो इसके साथ वर्क करती है दैट इज सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का फंक्शन है बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी किसी भी चीज के हैं वो हमारे फंक्शंस के टर्म्स में वो हमारे पास हैं। सेंसरी मेमोरी, हमने जो भी चीज देखी उस चीज को अपने दिमाग, उस चीज को देखने के बाद उसमें से कोई कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करें। कैपेसिटी लार्ज होती है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है पर लार्ज होती है। मेनी आइटम्स को एट वंस हम उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। ड्यूरेशन के टर्म्स में जैसा कि अभी बताया था बेटा, रिटेंशन पीरियड बहुत ब्रीफ होता है। सेंसरी मेमोरी है ना, इनपुट गया और अभी दिमाग में सिर्फ स्टोर हुआ है सारी चीजें। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो इस पर्टिकुलर टाइम पे चीजें जो है आपके दिमाग में जा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अटेंशन की फिल्टर थ्योरीज की बात करूं तो एक दो वर्ड याद होंगे अभी, लेकिन जब सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं पूछूं तो कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें नहीं याद होंगी। So things that go into our long term memory और go into our short term memory, that उनका रिट्रीव करना ज्यादा आसान होगा। सेंसरी में पर अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी मैं सेंसरी मेमोरी पढ़ा रही हूँ, उसका ड्यूरेशन ब्रीफ रिटेंशन ऑफ इमेजेस है पर उसका कहीं ना कहीं अभी दिमाग में चीज होगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जो रिसर्चेस ने क्लेम करा है विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए 3 सेकेंड्स होता है, ऑलमोस्ट विजुअल इंफॉर्मेशन 3 सेकेंड के लिए रह जाती है, और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो सुनने के टर्म्स में चीजें हैं वो 2 सेकेंड्स के लिए दी जाती हैं। सेंसरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक वर्ड इज रिलेटेड टू विजुअल इंफॉर्मेशन। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में विजुअल के फॉर्म में, कोई चीज देखने के फॉर्म में हमारे दिमाग में जा रही है, दैट इज आइकॉनिक। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, तो ये डायग्राम आपके आइकॉनिक मेमोरी का पार्ट हो रहा है। इकोइक मेमोरी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ साथ वो आपके ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का पार्ट है। तो इट्स अटेंशन को यूज करने के लिए ये सारी चीजें हमारे वर्किंग मेमोरी का पार्ट होती हैं। तो सेंसरी मेमोरी में भी दो चीजों के टर्म्स में बात होती है, विजुअल सेंसरी मेमोरी जो हमारी, जिसको हम आइकॉनिक मेमोरी कह रहे हैं, और ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी जिसको हम इकोइक मेमोरी कह रहे हैं। ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी थोड़ा सा लॉन्गर लास्ट करती है इन कंपैरिजन टू विजुअल सेंसरी मेमोरीज। इनके टर्म्स में जब हम आगे बढ़े तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो फंक्शन है वो कॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे दिमाग में स्टोर होता जा रहा है, जिस चीज के ऊपर आप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं वो हमारे सेंसरी मेमोरी से निकल के शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट हो जाता है। इसमें मिलर का 7+-2 कॉन्सेप्ट यूज होता है। दैट इज हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन 7+-2 के फॉर्म में स्टोर होती है। 7+2 दैट इज 9 और 7-2 दैट इज 5। तो 5 to 9 के बीच में इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होती है। ड्यूरेशन के टर्म्स में इसका ब्रीफ स्टोरेज है, इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 30 सेकेंड्स। वहां पे सेंसरी मेमोरी में इट वाज जस्ट अबाउट 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स, बट यहां तक इंफॉर्मेशन आते आते 30 सेकेंड्स के लिए स्टोर हो जाती है। डायग्राम के फॉर्म में समझो अगर, तो सेंसरी इनपुट गया, वो सेंसरी मेमोरी में गया, अगर अटेंशन पे करी गई तो दैट थिंग गोज इनटू अवर वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन कम्स योर मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस वर्ड ही कह रहा है बेटा, रिहर्सल की बात हो रही है। जितना बार बार रेपिटेशन होगा किसी चीज का, तो वो हमारे वर्किंग मेमोरी से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर होता चला जाएगा। वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर देखो एक गोला बना हुआ है, दैट इज सेइंग मेंटेनेंस रिहर्सल। जितनी बार आप उस चीज को रिपीट करोगे, बहुत से बच्चे जब BA1 में साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछो तो बेटा गलत बताते हैं। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे, जब BA1 की क्लास में साइकोलॉजी की स्पेलिंग बोलो बहुत बच्चे गलत बताते हैं। बट बाय द टाइम पीरियड यू आर इन MA और यू आर डूइंग योर PhD वर्क, अगर अब हम साइकोलॉजी की स्पेलिंग बोले और आप गलत लिख रहे हैं, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस रिहर्सल हुआ है, बार बार उस चीज को बोला गया है। हर वर्ड के साथ साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है, तो जब साइकोलॉजी बोल रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, पेपर्स के नाम में साइकोलॉजी है तो पेपर्स के नाम को रिपीट कर रहे हैं, उन सब में मेंटेनेंस रिहर्सल है, उस चीज को यूज करा जा रहा है बार बार। देन वो जो मेंटेनेंस रिहर्सल है दैट गोज इनटू योर वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी से दैट मूव्स ऑन इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी।
तो वो इंफॉर्मेशन एनकोड करी जा सकती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और जब भी जरूरत हो वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करी जा सकती है उस लॉन्ग टर्म मेमोरी से। सॉरी स्टूडेंट्स। तो वो इंफॉर्मेशन जो एनकोड हुई, अगर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच गई तो उसको रिट्रीव करना आसान हो जाता है। फंक्शन के टर्म्स में अगर बात करें तो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेज एंड स्टोर, अनलिमिटेड कैपेसिटी है और ज्यादातर इसका ड्यूरेशन परमानेंट होता है। एक बार अगर वो चीज आ गई तो वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगी। इसमें दो तरीके की प्रोसेसिंग की बात करी गई है एनकोडिंग प्रोसेसेस में। वन इज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड अदर इज एफर्टफुल प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है जो आपके दिमाग में फीड ऑन होती जा रही है। आपने रात में क्या पढ़ा था, सुबह क्या खाया था, इस तरीके की चीजें जो हैं ये आपके ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का पार्ट होती हैं। एफर्टफुल प्रोसेसिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। अब तो कोई मोबाइल नंबर याद नहीं रखता बेटा, मोबाइल फोन्स में सब फीडेड होते हैं, लेकिन जब जो है लैंडलाइंस हुआ करते थे तब बहुत लोग के नंबर याद हो जाते थे बिकॉज दैट नंबर्स वर रिपीटेड। पर किसी का नंबर एक 6 महीने में सिर्फ एक बार अगर मिलाया हो तो वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एनकोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रिट्रीवल का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि एफर्ट हुआ ही नहीं, मेंटेनेंस रिहर्सल हुई नहीं। और क्योंकि मेंटेनेंस रिहर्सल या एफर्ट नहीं किया गया तो वो चीजें हमारे दिमाग में समझ में नहीं आई, दे वर नॉट बीइंग यूज्ड। तो रिपीटिंग अ फोन नंबर इन योर हेड अंटिल यू कैन राइट इट डाउन, तो एफर्ट लग रहा है, मेहनत लग रही है। पर अगर मैं पूछूं सुबह क्या खाया था तो बहुत एफर्ट नहीं लगेगा उस चीज को रिमाइंड करने में, अनलेस एंड अंटिल यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। किसी तरीके का डिसऑर्डर या डिजीज हो रही हो तो बात अलग है, वरना यूजुअली अगर आपसे पूछो कि सुबह क्या खाया था तो आप बता देंगे। पर अगर आपसे पूछूं कि हफ्ता भर पहले सुबह के टाइम कितने बजे नाश्ता करा था और क्या करा था, तो दैट वुड रिक्वायर सर्टेन एफर्ट, और उसके टर्म्स में याद में चीज आना, अनलेस एंड अंटिल कोई ओकेजन ना रहा हो। ओकेजन रहा हो तो फिर भी याद रह सकता है, पर अगर ओकेजन नहीं रहा तो उस चीज को रिकॉल करना, रिमाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेटा। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर बात करें तो एक एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है बेटा और एक इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है दैट इज मेमोरी विद अवेयरनेस। इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिकलेक्ट करा जा सकता है और इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। हमको पता होता है कि ये चीज हमारे दिमाग में स्टोर हो रही है। मेमोरी विद अवेयरनेस, जो हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोर हो रही है उसके बारे में हम अवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नोट्स लर्न कर रहे हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में जा रही है। इम्प्लिसिट मेमोरी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है और ये विदाउट अवेयरनेस होती है। ये कॉन्शियसली रिकॉल करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट दैट मेमोरी इज विदाउट अवेयरनेस। वो हमारे बिहेवियर को तो अफेक्ट करती है पर उसको रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी में दो तरीके की चीजें देखी जा सकती हैं। एपिसोडिक इंफॉर्मेशन यानी डिफरेंट एपिसोड्स के टर्म में वो चीजें हमारे दिमाग में जा रही हैं, और सीमेंटिक इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स के बारे में जब चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। तो एपिसोडिक एज द वर्ड सेज, कोई एपिसोड हुआ है किसी तरीके का, फॉर एग्जांपल बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है या किसी की डेथ हुई है फैमिली में, दीज आर सर्टेन एपिसोड्स, तो वो एपिसोडिक इंफॉर्मेशन है। और अगर हम फैक्ट्स की या जनरल नॉलेज के टर्म्स में बात करें तो वो हमारी सीमेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी दो टर्म्स में डिवाइड हुआ था लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में देयर आर एपिसोडिक इंफॉर्मेशन एंड देयर आर सीमेंटिक इंफॉर्मेशन। एपिसोडिक मेमोरी जैसा कि अभी बताया था, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, एक्टिवली डिक्लेयर कर सकते हैं उस चीज को, एपिसोड्स के फॉर्म में वो चीजें आपको याद रह सकती हैं। वही सीमेंटिक मेमोरी पर्सनल इवेंट्स के साथ नहीं जुड़ी होती, बल्कि जो फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस हैं, जो सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जब पूछा जाता है वो चीजें आपके सीमेंटिक मेमोरी का पार्ट होती हैं। पास से इतनी ये वाली चीजें जुड़ी नहीं होती हैं।
इम्प्लिसिट मेमोरी जैसा कहा था नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, और हमारे थॉट्स और बिहेवियर को बिना हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में जाए इस चीज को गवर्न करती है, इस चीज को देखती है। अनदर इज द प्रोसीजरल मेमोरी, जैसा कि बेटा वर्ड कह रहा है प्रोसीजरल, जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे अभी साइकिल का एग्जाम्पल दिया था बेटा, प्रोसीजरल, उस प्रोसीजर के तहत हम गुजर रहे हैं। तो जब हम साइकिल को चला रहे हैं, कि जब हम उस चीज को चला रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोविजन है कि हम उस चीज को सीख रहे हैं। आपको कॉन्शियसली उस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके एक्शंस के फॉर्म में ऑलरेडी आपके अंदर आ गया है, प्रोसीजर के फॉर्म में वो चीज आपके अंदर वर्क कर रही है। This was all about your memory. I have given you a very brief description of memory because memory is some of the things जो stages and processes के form में बहुत टाइप से और बहुत डिफरेंट तरीकों से यूज हो सकती है। मेमोरी के टर्म्स में बेटा कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, then I'll touch with the last topic. Ma'am, Yes. ma'am, we just covered that in sensory memory there is echoic and iconic. So Yes. echoic is for 2 seconds, iconic is for 3 seconds. But the storage for iconic is not better than echoic. Like auditory storage is better. Auditory memory is better than iconic, even though it is for less time duration. Yes. Yes. Because iconic memory, you are paying attention to the things that you have seen, that can be blurred also. पर echoic के टर्म्स में जब वो चीज सुनी है, जब वो चीज तो वो ज्यादा टाइम के लिए स्टोर होती है। ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के टर्म्स में वो चीजें ज्यादा फंक्शनल होती हैं, इसलिए इकोइक मेमोरी में इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाती है, जबकि उसको ड्यूरेशन, उसका टाइम, देखो उसको रिकॉर्ड करने के टर्म्स में ज्यादा टाइम है, लेकिन वो ड्यूरेशन के टर्म्स में रिटेंशन कितना ब्रीफ हो सकता है, दैट विल बी ओनली 2 सेकेंड्स, बट इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर हो जाती है उस कम टाइम पीरियड में। Okay, ma'am. एनीथिंग एल्स बेटा, और कोई चीज जो नहीं समझ में आई? Ma'am, could you also Yes. briefly tell us what is flashbulb memory? फ्लैशबल्ब मेमोरी बेसिकली टॉक्स अबाउट द मेमोरी, जैसे एपिसोडिक मेमोरी के टर्म्स में फ्लैशबल्ब का बहुत यूज होता है। जैसे एक बल्ब जलता है ना, फ्लैश होता है, और उसके टर्म्स में एकदम से वो चीज याद आ जाती है। सो एपिसोड्स के टर्म्स में कई बार होता है वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ नहीं रही होती है, एंड देयर इज अ फ्लैशबल्ब दैट इमीडिएटली रेडिएट्स, उसके टर्म्स में आपको वो चीज याद आ जाती है। Okay. फ्लैशबल्ब के टर्म्स में ये चीज ज्यादा आसानी से और ज्यादा क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म में ये चीज बताई जा सकती है। Okay, ma'am. Any other question बेटा? बेसिकली फ्लैशबल्ब बेटा लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है, जो शॉकिंग इवेंट्स के तहत, पास्ट में जो शॉकिंग इवेंट्स हैं उनके तहत यूज करी जाती है। दैट इज व्हाई एपिसोड से जुड़ी हुई होती है। एनीथिंग एल्स बेटा? एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है बेटा मेमोरी का भी पार्ट? ओके, सो द लास्ट टॉपिक दैट इज इन टर्म्स ऑफ फॉरगेटिंग। जब कोई चीज, पहली चीज हम लोगों ने बात करी थी अटेंशन के रूप में, हम किस किस चीज को अटेंशन दे रहे हैं और वो किस तरीके से कन्फाइन हो रहा है। फिर हम लोगों ने मेमोरी की बात करी कि किस चीज से कहाँ तक वो इंफॉर्मेशन जाती रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में यूजुअली इट इज बिलीव दैट वंस द इंफॉर्मेशन गोज इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसके बाद वो चीज दिमाग में रिटेन करती है। बट अगेन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस चीज को पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो अगर बेसिक डेफिनेशंस के टर्म्स में बात करें, फॉरगेटिंग इज द इनेबिलिटी टू रिमेंबर। जो भी चीज हमने पढ़ी है, समझी है, सुनी है, देखी है, कई बार हम उसको याद नहीं रख पाते। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, कई बार उसमें से लॉस हो जाता है चीजों का। फॉर एग्जाम्पल
5th में 6th में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के टर्म्स में हमें बहुत चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बड़े होके अगर हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पार्ट नहीं पढ़ा और फिर हमसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन या हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको वो याद नहीं होता है। तो अपरेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है कि हम उस चीज को नहीं कर पाए। फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट हर्मन एबिंगहॉस ने जो सबसे पहले स्टडी करा था, दैट वाज बाय हर्मन एबिंगहॉस। रिसर्चर्स के नाम बेटा जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे टर्म्स में जो है रिसर्चर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द, मैं मतलब मेमोरी और अटेंशन पे फोकस कर रही हूँ, बट दिस अप्लाइज टू ऑल द लेक्चर्स दैट यू आर टेकिंग। जितने भी लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कल नगमा मैम ने लेक्चर लिया था, उन्होंने बहुत सारे टर्म्स और उन्होंने भी ये बात पे एम्फसाइज किया था कि डेट्स हैं या जो है किस एरा में किसने क्या कंट्रीब्यूट करा, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो बेटा आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ डेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ द पर्सन हु हैज यूज्ड इट। Then we are going to talk about the theories of forgetting. Forgetting में सबसे पहली थ्योरी है बेटा ट्रेस डीके थ्योरी। जैसे भी बताया था बेटा, एबिंगहॉस का बहुत रोल है डीके ऑफ मेमोरी। जैसे अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला एग्जाम्पल दिया बेटा, धीमे धीमे करके वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से डीके हो जाती है, कम होती चली जाती है, फॉरगेट हो जाती है जब उस चीज को बहुत टाइम पीरियड हो जाता है। जैसे बुजुर्ग लोगों में एल्जाइमर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत चांसेस होते हैं कि बूढ़े लोगों को एल्जाइमर की शिकायत हो। क्यों होती है? क्योंकि धीमे धीमे वो जो इंफॉर्मेशन है वो डीके होती चली जाती है। अब 80 साल हो गए हैं, 85 साल हो गए हैं, वो इंफॉर्मेशन कभी बचपन में इनकोड हुई थी दिमाग में, वो इंफॉर्मेशन धीमे धीमे ब्रीफ टाइम पीरियड्स के लिए खत्म होती चली जाती है। तो वर्ड है ट्रेस डीके। जो चीजें ट्रेस करी गई हैं वो धीमे धीमे हमारे दिमाग से, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से डीके हो जाती हैं, कम होती चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो सही तरीके से सस्टेन नहीं करी गई हैं। तो या तो उनका यूसेज या मेंटेनेंस कम हो रहा है, प्रैक्टिस कम हुई है, या उसका यूसेज उस टाइम पे हुआ था उसके बाद यूज हुआ ही नहीं है, तो धीमे धीमे वो मेमोरी डीके हो गई है। अनदर थिंग दैट इज बीइंग यूज्ड इज रिप्रेशन। रिप्रेशन की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली फ्रॉइड का नाम बेटा आना बिल्कुल लाजमी है, और डिफेंस मैकेनिज्म्स के टर्म्स में रिप्रेशन वर्ड फ्रॉइड ने बहुत यूज करा है, और उन्होंने कहा है कि हम जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं उनको रिप्रेस कर देते हैं और हम उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वही चीज यहाँ कही गई है। फ्रॉइड emphasizes that very threatening or anxiety provoking material is often unable to gain access। हम रिप्रेशन की उस फिनोमेना को, जो भी चीजें पेनफुल है बेटा, जिन चीजों के बारे में हम सोचना नहीं चाहते, जो किसी तरीके की एंजाइटी को क्रिएट करती हैं, वो सारी चीजें हम रिप्रेस कर देते हैं, एट टाइम्स कॉन्शियसली एंड एट टाइम अनकॉन्शियसली। कई बार हम कॉन्शियस लेवल पे हम नहीं चाहते वो इन्फॉर्मेशन हम याद रखें क्योंकि वो पेनफुल मेमोरी है, तो हम उसको जानबूझ के रिप्रेस कर देते हैं। कई बार हम उसको रिप्रेस अनकॉन्शियस लेवल पे कर देते हैं। वो कब हमारे दिमाग में रिप्रेस हो जाती है, अनकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, हम उस चीज के बारे में जानते नहीं है। तो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग के टर्म्स में, दो थ्योरीज के टर्म्स में अभी तक हम लोगों ने बात की है। वन इज अ ट्रेस डीके में थ्योरी, जो धीमे धीमे करके इंफॉर्मेशन कम होती चली जाती है या खत्म हो जाती है, और रिप्रेशन के टर्म्स ट्रेस डीके में एबिंगहॉस का नाम आता है, और रिप्रेशन के टर्म्स में फ्रॉइड का नाम जाता है। जो थ्रेटनिंग, एंजाइटी प्रोवोकिंग बुरी यादें हैं, वो सारी यादों को जो है हम रिप्रेस कर देते हैं कॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे, बोथ वेज। Then comes the interference theory। interference theory आप सबने बीए में प्रैक्टिकल कर रखा है बेटा, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव इनहिबिशन, इंटरफेरेंस या इनहिबिशंस के बीच में। यूगो मस्टनबर्ग की थ्योरी है बेटा, और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव पे, आपको याद हो आपने नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए होंगे, और दो किसी कंट्रोल ग्रुप को एक लिस्ट याद कराई जाती है और उसका रिकॉल कराया जाता है, या पहले जो लिस्ट याद कराई जाती है बाद वाली लिस्ट का रिकॉल कराया जाता है, और कुछ एक्सपेरिमेंटल वालों को जो है पीछे की लिस्ट पहले याद कराई जाती है और बाद की चीजें यूज करी जाती है। तो जब प्रीवियस लर्निंग, पहले की लर्निंग लेटर लर्निंग को अफेक्ट करती है, हमने जो पहले चीज सीखी थी वो अगर लेटर लर्निंग को, वर्ल्ड ही कह रहा है बेटा प्रो
प्रो मीन्स पहले की चीज, प्रोएक्टिव। तो जब प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर करती है लेटर लर्निंग के टर्म्स में तो उनसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब लेटर लर्निंग डिसरप्ट करती है अर्ली लर्निंग को तो हम उसे रिट्रोएक्टिव इनोवेशन कहते हैं। नॉनसेंस सिलेबल्स की सहायता से इंटरफेरेंस थ्योरी के ऊपर बेटा बहुत काम हुआ है और बहुत वर्केबल वो करे हैं, बट फर्स्ट टाइम द वर्ड वाज यूज्ड बाय ह्यूगो मस्टनबर्ग। Another is the cue dependent forgetting. इंफॉर्मेशन मेमोरी में है बेटा पर वो एक्सेस नहीं करी जा सकती है। जब हम कोई क्यू, जब हम कोई सिग्नल देते हैं तब वो चीज हमको याद आती है, और जब तक वो क्यू नहीं मिलेगा तब तक हम वो चीज याद ही नहीं आएगी हमको। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने प्रोएक्टिव रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात की, बहुत सारे बच्चों को नॉनसेंस सिलेबल्स याद आ गए होंगे, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं आए होंगे। तो जब मैंने वर्ड नॉनसेंस सिलेबल्स यूज करा तो उसके टर्म्स में काफी बच्चों को रिकॉल हो गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी हुआ होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, बट काफी बच्चों को रिकॉल हो गया होगा वो प्रैक्टिकल, और आप लोगों ने रिलेट कर लिया होगा उससे, तब प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव ज्यादा समझ में आ गया होगा। सो क्यू डिपेंडेंट, किसी तरीके का क्यू दिया जाता है और तब वो चीज हमारे टर्म्स में ज्यादा यूज हो जाती है। तो फॉरगेटिंग की थ्योरीज के टर्म्स में ट्रेस डीके थ्योरी की बात हुई है जो एबिंगहॉस ने दिया है, रिप्रेशन थ्योरी की बात हुई है जिसको फ्राइड ने टर्म्स में पेनफुल मेमोरीज और उनके टर्म्स में देखा है, इंटरफेरेंस थ्योरी मस्टनबर्ग की है जिन्होंने प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात की है, एंड लास्ट वन इज द क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। इसमें रिसर्चर्स हैं बेटा बट मुझे कोई ऐसा प्रोमिनेंट नाम नहीं मिला क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग के लिए, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू कन्वे कर दूंगी, पर मुझे ऐसा डोमिनेंट कोई नाम मिला। हाउएवर रिसर्चेस बहुत हुई हैं इस टर्म्स में। अब बात करते हैं बेटा कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग की। कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग में फर्स्ट वन इज फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस। जिस टाइम पे जिस तरीके से निखत में बी इट इज चुलविंग बट आई एम नॉट वेरी श्योर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में गलत तरीके से स्टोर हुई, फॉल्टी मेमोरी है, वो सही तरीके से स्टोर ही नहीं हुई, क्योंकि फॉल्टी में जब सही से स्टोर ही नहीं हुई, फॉल्ट था उसको दिमाग में डालने में, तो इस वजह से आप उस चीज को भूल गए। फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस, याद ही नहीं रही वो चीज, सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनी वो चीज। इंटरफेरेंस अभी बात कर चुके हैं बेटा, रेट्रोएक्टिव या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, किसी भी वजह से, दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। रिट्रीवल प्रॉब्लम्स, हमारे दिमाग में इनकोड भी है इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी पार्ट हो गई है, लेकिन रिट्रीव करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे अभी क्यू डिपेंडेंट की बात करी थी, रिट्रीव करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को कोई क्यू सही मिला ही नहीं कि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती। कई बार होता है ना, एग्जाम दे के जब बाहर निकलते हैं और फिर इंडिविजुअल कहता है अरे ये इसकी थ्योरी थी, फिर कहते हैं अरे यार ये तो मुझे आती थी, ये तो मिस हो गई। सो क्यों रिट्रीवल प्रॉब्लम्स हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज याद नहीं आई पर बाद में वो चीज याद आ भी सकती है। तो रिट्रीवल के फॉर्म्स में आपको वो ऐसे क्यूज नहीं मिले, ऐसी चीजें नहीं मिली, या रिट्रीव करने के फॉर्म में वो चीजें दिमाग में आई नहीं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। Another thing in terms of causes of forgetting is motivated forgetting. At times we are motivated to forget. जैसे अभी मैंने कहा painful memories हैं, वो याद नहीं रखना चाहते। We are motivated to forget that because that will create less problem with us. हमें बहुत problems create नहीं करेंगे वो चीजें, less problem होगा। Amnesia एक बीमारी है, तो उस terms में हमको भूलने ही लगते हैं हम चीजों को जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर हम भूलने ही लगते हैं उन चीजों को तो वो चीजें वर्कआउट नहीं करती। तो कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग के टर्म में फॉल्टी मेमोरी प्रोसेसेस हैं, इंटरफेरेंस है, रिट्रीवल प्रॉब्लम्स हैं, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, और एमनीसिया है, व्हिच अफेक्ट द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोबेबल कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। एनी क्वेश्चंस विद फॉरगेटिंग, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी ऑफ द पॉइंट्स, attention, memory, forgetting, any of the points? कॉग्निटिव साइकोलॉजी की आइजेंक एंड कीन की बुक है बेटा, गलोटी की बुक है, बेस्ट की बुक है, बहुत सारी बुक्स, बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, मैटलिन की बुक है, ये सारी बुक्स आप यूज कर सकते हैं।
इन सब बुक्स में आपको डिटेल में तीनों ही टॉपिक्स मिल जाएंगे। और फिर से कह रही हूँ बेटा, जो रिसर्चर्स के नाम हैं, डेट्स हैं, जो प्रोसेस है, अगर प्रोसेस याद रखोगे तो चीजों को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रोसेस समझ पाओगे, जैसे डायग्राम्स के थ्रू उस चीज को समझ लो तो उस चीज को आसानी से समझ सकते हो। काजल, यू वांट टू से समथिंग? काजल, you have raised your hand, you want to say something? Rupanshi, Tiasha? Yes, ma'am. I wanted to ask one thing. Yes, Tiasha. Ma'am, I just wanted to ask because, like, even while solving papers, like you said, no, when Anantya asked about flashbulb memory, that it's a concept which is highly used in episodic memory, right? So, ma'am, if a question comes, because I've seen, I don't know if the question is correct, or even while I was doing a paper in Arihant. So, ma'am, is there a difference in episodic and flashbulb memory? Flashbulb memory is just a part of the episodic memory. Episodic memory is a huge term. Yes, ma'am, because we इसमें have seen difference. Yeah, yes, ma'am. हाँ, तो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट कि जिस तरीके से फ्लैश बल्ब नहीं जलता और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी से वो चीज, शॉकिंग इवेंट्स हैपन इन द पास्ट, वो हो जाते हैं, एपिसोड्स के टर्म्स में फॉर्म हो जाते हैं, तो उसका एक कह सकते हो सब पार्ट या उसके टर्म्स में है फ्लैश बल्ब मेमोरी। Okay, ma'am, because we have seen questions while I was doing, we've seen questions, I think it came this year as well. Like, it had both the options. It had episodic memory as well as flashbulb memory in the options. So if a event is there, then it is an episodic memory. Okay, ma'am. And if there's like just some thought which is suddenly popped up, so that would be a flash. और it is in terms of episodic memory के terms में उसका briefing मांगी गई हो, then it is a flashback. Oh. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Rupanshi, Excuse me, ma'am. Yes, Rupanshi. मैम इससे जो मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड, मतलब एज इन सेम टॉपिक पे नहीं है, बट ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। सी हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं ये ओवरव्यू की तरीके से पढ़ रहे हैं। सो मैम हाउ, मतलब वी आर गोइंग टू गो इन दिस थ्योरीज इन डेप्थ, लेकिन क्या इसके साथ हमें हर टॉपिक की और थ्योरीज भी कंटिन्यू करनी चाहिए रीड करना, जैसे जो न्यू ये तो प्रोमिनेंट थ्योरीज हो गई, और व्हाट इफ कोई न्यू रिसर्च या वो हुई है, क्या वो भी करना पड़ेगा? बेटा नेट जेआरएफ में जितना पढ़ोगे उतना कम है, because there are new concepts also that are being emerging. We are in just 1 hour we can only touch the important points or the important memories जो usually ask करी जा सकती हैं, which are more prominent in terms of asking it. But there are more things, जितना पढ़ सकते हो बेटा उतना अच्छा होगा। यूजीसी नेट के लिए नहीं, मैं ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए कहूंगी आपको। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएसबीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, जितना बेटा उस चीज को स्टडी करोगे दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। तो मैम जितनी लेटेस्ट रिसर्चेस ये सब मिल रही हैं उसको भी कंटिन्यू करें, मतलब क्योंकि वो भी हेल्प कर सकती हैं। हाँ, दैट कुड आल्सो हेल्प। और कई बार होता है जो नई थ्योरीज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सब डायमेंशंस हैं पुरानी थ्योरीज का, तो कई बार उनको पुरानी थ्योरी का नाम नया देते हुए नई थ्योरी का नाम दिया हुआ है, जबकि चीज सेम है। मैम तो उसको कोरिलेट करके याद करें, बिकॉज ऐसे थ्योरीज के आसपास आए हैं जो नाम नया है लेकिन थ्योरी पुरानी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक कॉपी या शीट्स पे वो बनाते चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पूरा पूरा लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म्स में उनको नोट करते जाओ कि इसका नाम चेंज होके ये हो गया, इसका नाम चेंज होके ये, जो डोमिनेंट पॉइंट्स हैं रिसर्च, क्योंकि बेटा अंदर की कंसिस्टेंसी आप लोगों को याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहूँ तो आप लोग मुझे बता देंगे ये क्या होती है, लेकिन किसकी है, क्या है, किसके टर्म्स में है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वो जॉट डाउन करके मोटे मोटे पॉइंट्स बना लो, और जो है उसको जैसे जब एग्जाम हो, जैसे कल या परसों एग्जाम है, तो उसको पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। पूरी चीज तो 2 दिन में नहीं रिपीट कर सकते ना, इतना सारा सिलेबस है, तो वो प्रॉपर पॉइंट्स पढ़ते चले जाओगे, दैट वुड बी इजी फॉर यू। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। यस, हेलो मैम, एक्चुअली मैं
मैम मैं एक PYQs देख रही थी, मुझे पर्टिकुलरली ईयर तो नहीं याद है, बट उसमें एक टर्म था एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। मैम ये क्या है? एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कोई स्पेसिफिक चीज ही जब दिमाग में जा रही हो, जब एक प्रॉपर वे में वही चीज दिमाग में जा रही हो, बेसिकली इट इज अ जनरल प्रिंसिपल दैट मैचेस द कोडिंग कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब हम रिकॉल कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, तो जिस स्पेसिफिसिटी के साथ वो चीज दिमाग में स्टोर हुई हो, वही जब स्पेसिफिक चीजें मिलेंगी तभी आप उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे। अगेन इट इज समवॉट रिलेटेड टू, आई विल नॉट से रिलेटेड टू, बट इट इज अ रिट्रीवल ऑफ योर एपिसोडिक मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए इन टर्म्स ऑफ मेमोरी या इन टर्म्स ऑफ थिंग्स। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी विल बी कि जब आप एग्जामिनेशन में इस चीज को बैठ के सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में मेरे किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के रूप में दिमाग में स्टोर हुई है, तो आप उस चीज को रिकॉल कर लेंगे। एपिसोड के टर्म्स में वो दिमाग में स्टोर हो गई, दैट मैम ने ये चीज पढ़ाई थी, और उस एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी के टर्म्स में उस चीज को रिट्रीव करना आसान हो जाएगा। तो किस तरीके से दिमाग में इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक रूप में एनकोड हुई है, उसके टर्म्स में देख सकते हैं। मैम जैसे कि हम लोग ने अपना एक प्रॉपर एक वे बनाया हो कि मतलब इस तरह से याद करें तो उस हिसाब से वो होगा ये। हाँ, मतलब जब एनकोडिंग इंफॉर्मेशन मेमोरी और रिकॉल से रिलेट करती है सिंपल टर्म्स में। आई थिंक शायद थॉमसन एंड टुलविंग का है, इफ आई एम करेक्ट। मैम जो एक्रोनिम्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इसी का एक एप्लीकेशन होगा एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का। जैसे अलग अलग इंसान हर इंफॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से एक्रोनिमाइज करेगा या उसके निमोनिक्स बनाएगा, ताकि जैसे आइजेंक का पेन मॉडल है, तो आइजेंक का पेन मॉडल बोल दो तो दैट बिकम्स इजी टू रिमेंबर, या बिग 5 फैक्टर थ्योरी का है तो दैट बिकम्स इजी टू रिमेंबर। यस मैम, तो दैट कैन बी यूज्ड। ओके मैम। Any other questions, beta? Okay, so we'll stop here only. Okay, now, dear students, it gives me great pleasure. Though I have not heard the full session of Dr. Singh, as we were busy in some departmental meeting, so I came quite late. But first of all, I would like to tell all of you that ma'am was extremely unwell in the afternoon, and we were very surprised. I was very surprised to see her talking, and you can see in her expression nowhere is she reflecting that she was unwell. In the afternoon, she was extremely unwell. तो फर्स्ट आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बच्चों के संग जुड़ने के लिए। और आप तो वैसे भी आपकी अप्रोच और आपका बच्चों को समझाना जो है वो हमेशा बड़ा हाईली रेटेड जाता है। शी इज़ वन ऑफ द फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट विद 100% फीडबैक ऑफ पॉजिटिव टीचिंग मेथड्स एंड यू नो ऑल द जितने भी एस्पेक्ट्स एक टीचर के होते हैं। तो आपको पुनः आपके इस सत्र के लिए धन्यवाद देते हुए, और मैं तो यही कहूँगी, कीप अप द गुड स्पिरिट एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस प्रोग्राम को तो आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद। एक छोटा सा टोकन फ्रॉम डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड गेट वेल सून प्लीज। हाँ श्योर मैम, श्योर। Okay children, we can disperse. By the way, contact other students. पूरा अच्छे खासे बच्चों ने एनरोल किया था, पर मैं देख रही हूँ very few have joined. Why is this? Please motivate other students. इतनी मेहनत करके speakers arrange किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो at least students should benefit from that. So tomorrow I need some to see more strength in this session. Okay. चलिए students, take rest. Good night and thank you again. विवेक डिस्पर्स कर देना मीटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू Okay, ma'am. बेटा। Thank you, ma'am.